बिस्मिल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट। तो यही टॉपिक हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में फाइनल अकाउंट्स में भी पढ़ा हुआ है, जहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का फाइनल अकाउंट्स के अंदर टच है। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि कंसाइनमेंट स्टॉक जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट्स इनफैक्ट जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर कंसाइनमेंट्स अकाउंट में नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस का क्या फ़र्क पड़ता है। चीज़ बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में करते थे। वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट आता था तो यहाँ पर कंसाइनमेंट है, वहाँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट था, कंप्लीट हम बनाते थे और यहाँ पे उसकी जगह कंसाइनमेंट आ गया। सेम ट्रीटमेंट है, अगर आपने वो टॉपिक क्लियर है तो उसी तरह बिल्कुल सेम चीज़ चल रही है। आइए हम इसके कुछ डिफरेंसेस को भी देख लेते हैं, बाकी देखते हैं कि इसके अंदर कैलकुलेशंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। पहला पॉइंट है यहाँ पर कि नॉर्मल लॉस इज ड्यू टू द नॉर्मल कॉजेज सच एज लीकेज, इवेपोरेशन और वेयर एंड टियर। तो जो नॉर्मल लॉस होता है ये नॉर्मल कॉजेज की वजह से होता है, जैसे कि लीकेज हो जाना, एवेपोरेशन हो जाना, वेयर एंड टेयर हो जाना। तो ये ऐसे हैं जो कि इनफैक्ट रोके नहीं जा सकते। यानी लीकेज है तो ये ऐसी लीकेज है जिसको रोका नहीं जा सकता, इवेपोरेशन है तो ये ऐसी इवेपोरेशन है जिसको फुल यूटिलाइजेशन करने के बावजूद इसको रोका नहीं जा सकता, और ये वेयर एंड टेयर ऐसी वेयर एंड टेयर है जिसको रोका नहीं जा सकता। तो ये सारे के सारे वो हैं, इसलिए इनको कहते हैं कि नॉर्मल कॉजेज है, कि इन्होंने तो होना ही होना है। एबनॉर्मल लॉस इज ड्यू टू द एबनॉर्मल कॉजेज सच एज थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट। ये किसी नेग्लिजेंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि थेफ्ट है, चोरी हो जाना, माल का आग लग जाना या एक्सीडेंट वगैरह हो जाना। तो ये किसी न किसी बेएहतियाती की वजह से या फुली तौर पर प्रॉपर एक चीज़ की यूटिलाइजेशन ना करने की वजह से जो है ये नुकसान होता है, उसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस इज अनकंट्रोलेबल लॉस एंड के नॉट बी अवॉइडेड। ये अनकंट्रोलेबल है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता और इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम एफर्ट्स लगाने के बावजूद जो नुकसान हो जाए उसे हम कहते हैं कि ये नॉर्मल लॉस है। और इसमें तो कहीं ना कहीं कोई नेग्लिजेंस रह गई या प्रॉपर एफिशिएंसी उसके अंदर यूटिलाइज नहीं की गई या प्रॉपर एफर्ट्स नहीं लगाई गई या जो उसका तौर तरीका था उसको रूल को फॉलो नहीं किया गया या कोई भी वजह हुई, तो उस वजह से ये हो जाता है। तो एबनॉर्मल लॉस इज कंट्रोलेबल, इसको कंट्रोल किया जा सकता है एंड कैन बी अवॉइडेड, और इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर ये कंट्रोलेबल है तो फिर अवॉइडेबल भी है, तो इसको अवॉइड किया जा सकता है, कैन बी अवॉइडेड। नॉर्मल लॉस cannot be reduced to zero at 100% level of effectiveness and efficiency। अगर आप effectiveness और efficiency को 100% भी करें तो उस पर भी इसको जीरो नहीं किया जा सकता। ये ऐसा नुकसान है, बल्कि हम इसके बारे में यही कहते हैं कि लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी 100% था लेकिन उसके बावजूद नुकसान हो गया। तो इसी की डेफिनेशन हम जो प्रॉपर बनती है कि लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी 100% रही लेकिन उस पर नुकसान जो हुआ उसी नुकसान को हम कहते हैं कि ये नॉर्मल है, कि किसी तरह की कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, कोई मसला प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ये नुकसान हुआ और ये होता है एवरी टाइम, ये होता है, तो हम उसको नॉर्मल लॉस कंसिडर करते हैं। Abnormal loss may be reduced to zero at 100% level of the effectiveness and efficiency। अगर effectiveness और efficiency यानी आपकी effort और जो भी tool techniques उसके लिए हैं, अगर आप properly उसको utilize करें, किसी काम करने के जो principles या तरीका है उसको करें, 100% उसको आप अपना दे दें, यानी हम कह दें कि 100% आपने इनपुट दे दिया और उस पर आपका आउटपुट प्रॉपर आएगा। अगर आपने इनपुट ही सही नहीं दिया है तो उसके ऊपर आउटपुट भी ऑब्वियसली श्रिंक तो करेगा, वो कुछ ना कुछ उसमें जाएगी चीज़। तो इसको जीरो किया जा सकता है एबनॉर्मल लॉस को, यानी एक्सीडेंट्स एहतियात की जाए, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को किया जाए तो इसको अवॉइड किया जा सकता है, रूल्स को फॉलो किया जाए तो प्रॉपरली किया जा सकता है। आग है उसके लिए जो प्रॉपर एक सिस्टम होता है उसको अगर किया जाए तो इसको रोका जा सकता है। इसी तरीके से चोरी है उसके लिए भी एक सिस्टम है, उसके तहत उसको रोका जा सकता है। तो 100% लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी अगर हो तो एबनॉर्मल लॉस को जीरो किया जा सकता है। तो हम ये आसान लैंग्वेज में इन दोनों पॉइंट्स को करें तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इनपुट आपका 100% है और आउटपुट आपका 100% नहीं आता है। इनपुट आपने प्रॉपर जो उसके लिए इनपुट था वो आपने दिया लेकिन उसका आउटपुट उतना नहीं आएगा, तो वो आपका लॉस कहलाएगा नॉर्मल लॉस। और यहाँ पर क्या है कि आपने इनपुट आपने अगर 100% दिया है तो आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली आपका आ सकता है नॉर्मल लॉस के अलावा। अगर आप इनपुट में कुछ गड़बड़ करेंगे तो फिर उससे नॉर्मल लॉस से जो ऊपर नुकसान होगा वो आपका एबनॉर्मल लॉस होगा, यानी जो होना है वो तो होना ही होना है, लेकिन अगर उस होने से भी ऊपर कुछ हो गया
तो उस होने से ऊपर जो हुआ वो आपका एबनॉर्मल लॉस होगा। तो जैसे इसकी मिसाल आप समझ लो कि जैसे पेट्रोल लाया जाता है ना, तो पेट्रोल लाते हुए जैसे उसको पेट्रोल पंप पे या जहाँ पे उसको शिफ्ट किया जाता है, तो शिफ्ट करते वक्त उसमें से कई के कई लीटर उड़ जाता है पेट्रोल। अब उसको रोका नहीं जा सकता, तो क्या वो एहतियात नहीं करते होंगे? एहतियात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इवेपोरेशन होनी है। या डीजल वगैरह लाया जाता है, तो ड्रम से एक ड्रम से दूसरे में शिफ्ट करना है, तो ड्रम के अंदर कई लीटर तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं, चले हम कहीं बड़ा ड्रम है तो उसके अंदर कोई 1-2 लीटर तो फिर भी उसके अंदर रह जाता होगा। आप छोटा डब्बा भी लेके आए मोटर बाइक का भी या गाड़ी का, आप जो है वो जो ऑयल होता है, तो उसके अंदर भी डब्बे के अंदर रह जाता है कुछ ना कुछ। तो वो क्या है? वो अनकंट्रोलेबल है, अनअवॉइडेबल है। उसको आप लेके बैठे तो नहीं रहेंगे, ना उसको निचोड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन ये है कि वो नॉर्मल लॉस होता है। तो इवेपोरेशन वगैरह यानी जो ऐसा है कि जिसने होना है आपकी एफर्ट्स के फुल यूटिलाइजेशन के बावजूद, वो नॉर्मल है। और वो नॉर्मल से फिर ऊपर कोई नुकसान हो गया, वो आपकी एफर्ट ना करने की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, तो वो फिर आपका एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। नॉर्मल लॉस इज प्रिडिक्टेबल, ये प्रिडिक्टेबल होता है, और एबनॉर्मल लॉस इज नॉट प्रिडिक्टेबल, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। यानी कुछ पता नहीं था कि ये हो जाएगा। आग हर बार नहीं लगती, एक्सीडेंट हर बार नहीं होते, थेफ्ट हर बार नहीं होता। बाज़ दफ़ा एहतियात की जाती है चीज़ों के बारे में, लेकिन फिर भी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो है इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पर। यानी पता चलता है कि अच्छा ये जो काम किया जाता है तो इसके अंदर इतना इतना तो श्रिंकेज हो जाता है, इतना इतना इसके अंदर वेयर एंड टेयर हो जाता है, या इतना इसके अंदर इवेपोरेशन या लीकेज वगैरह जो है वो होती है, या इतनी चीज़ तो लॉस्ट होती है। ये नॉर्मल है। इट्स बर्डन इज चार्ज टू द कंज्यूमर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नॉर्मल लॉस है इसका जो बर्डन होता है, यानी जितना भी नॉर्मल लॉस हो जाएगा, इसका बर्डन कंज्यूमर को चार्ज होता है, कस्टमर को चार्ज होता है, उसको पे करना होता है। क्यों? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है ना या ट्रेडर है, वो कहता है कि ये जो इसके ऊपर लॉस है ना, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो इसका मतलब है कि मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है इस चीज़ की। तो जैसे मेरे बाकी एक्सपेंस होते हैं, जैसे एक तो है आइटम के बनाने पर खर्चा, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा, वो भी तो वो कस्टमर से ही लेता है। और जो नॉर्मली लॉस होना है उसको भी एक तरह का जैसे एक्सपेंस हम ऐड करते हैं, तो इसको भी वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर देता है। तो उससे क्या होता है? प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जब प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी तो उसी के अंदर तो वो अपना प्रॉफिट ऐड करता है, जो सेलिंग प्राइस बनती है, और वही सेलिंग प्राइस तो कस्टमर पे करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलिंग प्राइस वो पे कर रहा है उसके अंदर वो नॉर्मल लॉस की अमाउंट शामिल है। तो हम ये कह देते हैं कि जो नॉर्मल लॉस है इसका जो बर्डन है वो कंज्यूमर को चार्ज होता है। हालांकि मालिक होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नॉर्मल लॉस तो लॉस है ही नहीं। नॉर्मल लॉस तो लॉस है ही नहीं मालिक के लिए, क्योंकि उसने तो उसके जितना हो रहा है उसके पैसे उसने कंज्यूमर से चार्ज कर लेने, कस्टमर से चार्ज कर लेने। इट्स बर्डन इज चार्ज द ऑनर। इसका जो बर्डन है वो मालिक को चार्ज किया जाता है, यानी जो ऑनर है वो एबनॉर्मल लॉस का जो बर्डन होगा वो मालिक को जाएगा, और मालिक को भी उतना जाएगा जो नेट एबनॉर्मल लॉस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 का लॉस हो गया, क्योंकि इसके अगेंस्ट आप क्लेम ले सकते हो जिसकी गलती की वजह से हुआ है। जैसे एक्सीडेंट हुआ तो किसी बंदे दूसरे की वजह से गलती से हो गया, तो आपने कहा कि इसका जो भी नुकसान हुआ है वो उसका पूरा करो। उसमें से जितना भी उसने चलो आपको दे दिया, अगर 10,000 का हो उसमें से अगर वो 6,000 भी दे देता है फॉर एग्जाम्पल, और वो माफ़ी मांग लेता है, तो वो 6,000 रुपया तो बीच में एडजस्ट हो गया ना, तो ऊपर 4,000 नेट एबनॉर्मल लॉस होगा। तो वो 4,000 अब मालिक को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो नुकसान है, यानी इसका अगर कोई क्लेम ना हो या क्लेम ना मिले तो टोटल का टोटल लॉस मालिक बर्दाश्त करेगा। कुछ क्लेम हो जाता है तो वो रिड्यूस होने के बाद बाकी बर्डन मालिक बर्दाश्त करेगा। एबनॉर्मल लॉस मालिक के जिम्मे होता है और नॉर्मल लॉस कंज्यूमर के जिम्मे होता है। इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। चूंकि जो नॉर्मल लॉस हम इवेलुएट करते हैं तो उसमें अलग से कोई कैलकुलेशन इसकी नहीं होती, ये सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक जो हम इवेलुएट करते हैं उसी को चार्ज कर दिया जाता है। तो सिंपल क्या होगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक का फार्मूला है जो हम यूज कर रहे थे प्रॉब्लम्स वगैरह के अंदर, आपने देखी होंगी कंसाइनमेंट की, उसके अंदर जो फॉर्मूला है सिर्फ वो चेंज हो जाता है। और वो चेंज भी कुछ नहीं होता, सिर्फ उसकी डिनोमिनेटर यानी जो नीचे डिवाइड करने वाली वैल्यू थी सिर्फ वो एक चेंज हो जाती है। वहां पर पहले हम लिखते थे टोटल आइटम कंसाइंड, अब आ जाएंगे रिमेनिंग आइटम आफ्टर नॉर्मल लॉस, बस। यानी उसका फॉर्मूला क्या है क्लोजिंग स्टॉक का? नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में फॉर्मूला है कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम यानी जो कंसाइंड हुए हैं प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड होल डिवाइड बाय
कंसाइंड आइटम्स, यानी जितने आइटम कंसाइंड किए हैं, और उसको मल्टीप्लाई करते थे हम अनसोल्ड के साथ, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाता था। अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट जो कॉस्ट है कॉस्ट रहेगी, प्लस उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होंगे। सिर्फ नीचे डिवाइड होते वक्त अब पहले टोटल आइटम लिखे जाते थे, अब रिमेनिंग आइटम लिखे जाएंगे, यानी नॉर्मल लॉस के बाद, और मल्टीप्लाई अनसोल्ड उसी तरीके से। तो आपने देखा कि पूरे फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाली वैल्यू सिर्फ वो चेंज होती है, और वो जो कि कम हो गई है। सपोज कि अगर 100 आइटम कंसाइंड हुए थे और उसमें से 10 लॉस्ट हो गए, तो अब 100 पे डिवाइड नहीं करना, अब 90 पे डिवाइड करना है। ये एक चीज है। इस वजह से हम कहेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अब वो बढ़ कैसे जाती है, इसकी मिसाल आप यूं समझ लो कि जैसे 100 को 10 पे डिवाइड करें तो उसका आंसर 10 आता है। अगर 100 को मैं 5 पे डिवाइड करूं तो नीचे ऊपर तो दोनों केस में 100 है ना, 100/10 और 100/10, ऊपर दोनों में 100 है। नीचे एक बार 10 पे डिवाइड कर रहे हैं, एक बार 5 पे डिवाइड, 10 पे डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 10 आ रहा है, जब 5 पे डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 20 आ रहा है। तो इसका आपने देखा कि डिनोमिनेटर जब कम हो रहा है तो आगे आंसर उसका बढ़ रहा है। तो यही है। तो यहां से आप इसको समझ सकते हो पॉइंट को, कि इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक इवेल्युएट करते हुए रिमेनिंग आइटम पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उससे जो वैल्यू होगी क्लोजिंग स्टॉक की वो बढ़ जाएगी, और उसका वैल्यू का बढ़ जाना ही है कि ये क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो गया एक तरह का। और क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो कर दिया जाता है। तो इसलिए चूंकि ये क्रेडिट साइड पे जा रहा है, तो उससे तो वो रेवेन्यू साइड पे जा रहा है, और यहां इसी वजह से हम कहते हैं कि ये तो लॉस है ही नहीं किसी तरह का, ये तो बल्कि रेवेन्यू साइड इंक्रीज कर गई, बढ़ गई, तो लॉस ही नहीं है किसी तरह का। इट डज नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक को चार्ज नहीं होता है एबनॉर्मल लॉस, तो इसलिए ये उसकी वैल्यू को इंक्रीज नहीं करता। ये सेपरेटली जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉर्ड होता है नेट अमाउंट के साथ। इन केस ऑफ द नॉर्मल लॉस, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आइटम इंक्रीज, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है। जैसे कि वो आपको मैंने मिसाल यहाँ पर दी, एक तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है इनफैक्ट वो बढ़ जाती है किसी भी आइटम की। इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आइटम इज नॉट इंक्रीज्ड, इसमें पर यूनिट कॉस्ट उसकी नहीं बढ़ती है। देयर इज नो इंश्योरेंस फॉर द नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस की कोई इंश्योरेंस नहीं होती है, क्योंकि इसकी इंश्योरेंस इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये लॉस है और ये लॉस होना ही होना है, तो इंश्योरेंस कंपनी वाला कोई भी इसको जो है वो नहीं करेगा कि जो है इसका वो प्रीमियम लेकर कह कि हमने आपको इंश्योर्ड कर दिया कि नॉर्मल लॉस के अगेंस्ट ये लॉस है, इसने ऑब्वियसली होना ही होना है, तो इसलिए इसके अगेंस्ट कोई इंश्योरेंस की अवेलेबिलिटी नहीं है। और इंश्योरेंस ऑप्शन फॉर एबनॉर्मल लॉस इज अवेलेबल, एबनॉर्मल लॉस की इंश्योरेंस होती है, नॉर्मल लॉस की इंश्योरेंस नहीं होती। और ये क्वेश्चन में भी एक हिंट हमें यहाँ से मिल जाता है क्वेश्चन करते हुए कि अगर कहीं इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिल रहा है तो उसके अंदर पता चल जाता है कि ये एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मल लॉस में तो इंश्योरेंस होती नहीं है। देर इज नो जर्नल एंट्री फॉर नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस की कोई सेपरेट अलग से एंट्री नहीं है, सिंपल कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे यानी क्लोजिंग स्टॉक में लिख दिया जाता है। लेकिन इसकी जर्नल एंट्रीज होती है, वो एक भी हो सकती है, अगर क्लेम नहीं है तो एक ही जर्नल एंट्री होगी, अगर कुछ क्लेम है तो ऑब्वियसली कुछ 2-4 साथ और ऐड हो जाएंगी। तो देर आर द जर्नल एंट्रीज फॉर द एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस की कुछ एंट्रीज होती हैं। अब रह जाता है इसका अंडरस्टैंडिंग, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन तो आपको यहाँ से कवर हो गया होगा, अब रह जाता है थ्योरेटिकल के अलावा जो इसका कैलकुलेशनल है, तो उसके लिए यहाँ पर नोट है कि फॉर मोर क्लैरिटी प्लीज वॉच द वीडियोज एग्जाम्पल वीडियोज ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस, उसका मैं लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। प्रॉबेबली मैं शायद उसको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक पोस्ट कर दूँ, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा एग्जाम्पल, ताकि मज़ीद ये चीज़ें क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल देखने के बाद आप इन पॉइंट्स को अगर आप दोबारा देखते हैं तो उससे आपकी क्लैरिटी खुद की ज़्यादा बढ़ जाएगी। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का शुक्रिया।